हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं आज का टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने अब तक सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, एक बेसिक इंट्रोडक्शन भी किया था सेल का। उसके अलावा हमने सेल ऑर्गेनल्स के बारे में डिस्कशन शुरू किया है। सेल ऑर्गेनल के डिस्कशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहला ऑर्गेनल जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो पहला पॉइंट जो इसके बारे में पता होना चाहिए वो क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डिस्कवरी किसने की थी। तो याद रखना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज discovered by a scientist named Garnier. तो आपको याद रखना है, गार्नियर ये शैम्पू वाले गार्नियर नहीं है। तो जो गार्नियर है इन्होंने डिस्कवर किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, और टर्म जो था, टर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, टर्म वाज गिवन बाय K.R. पॉर्टर। और ये हैरी पॉटर के छोटे भाई नहीं है। कौन है? K.R. पॉर्टर। तो आपको याद रखना है, डिस्कवरी की थी गार्नियर ने और टर्म दिया था K.R. पॉर्टर ने। कौन सा टर्म? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मोस्टली एग्जाम्स में भी कंप्लीट नाम लिख के नहीं आता है, इसका एब्रिविएटेड फॉर्म लिख के आता है, विच इज ER। ठीक है, तो चलिए एक स्ट्रक्चर्स का ड्रॉ करता हूं, फिर एक बार इसको एक्सप्लेन करता हूं कि इसमें क्या क्या चीजें मिलने वाली है। तो देखो, मान लीजिए ये सेल है। सेल में आपको पता है ऐसे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस में टोटल जो दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से ऐसे कुछ आउट फोल्डिंग्स निकलेंगे जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच हो जाते हैं। इन आउट फोल्डिंग्स को हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब मैं इसका एक थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं जिससे कि ये चीजें समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ इतना पोर्शन आपके लिए ड्रॉ करूंगा जहां पे आपको आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई देगी और साथ में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई देगा। ठीक है, देखो थोड़ा एक लार्ज स्ट्रक्चर देखने में चीजें क्लियरली विजुअल हो जाती है, इसलिए देखो ये रहा इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बाकी आधा जो न्यूक्लियस है वो मान लो कि बोर्ड के इस तरफ है जो हम दिखा नहीं रहे। ठीक है, तो ये है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस इज इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कुछ एक्सटेंशंस निकलते हैं, जिन एक्सटेंशंस को हम लोग बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो ये एक्सटेंशंस हैं, दीज एक्सटेंशंस आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये जो एक्सटेंशन निकले हैं, एक्सटेंशन को हमने बोल दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको याद रखना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इनर पोर्शन इज कनेक्टेड टू द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो आउटर पोर्शन है इट इज कनेक्टेड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये पोर्शन सेल मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होता है, इसको मैं अभी मिटा देता हूं। ठीक है, चलो तो देखो ये जो स्ट्रक्चर बन गया है, दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक और देखो, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से मैं एक और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकाल देता हूं, और ये भी जाके कहां पर एंड होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच हो जाएगी। ठीक है, तो देखो जल्दी से एक और, ये लो। ठीक है, तो दो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेरे पास हो गए। दो बनाने का रीजन क्या है वो सुन लो। अगर आप इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ऑब्जर्व करोगे तो आप नोटिस कर पाएंगे कि यहां पे कुछ बीड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, दिख रहे हैं? ये बीड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। दीज बीड लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज राइबोसोम्स। क्या है ये स्ट्रक्चर? दी स्ट्रक्चर्स आर राइबोसोम्स। राइबोसोम्स भी एक सेल ऑर्गेनल होता है, ये सब पता होना चाहिए अपन को, है ना? तो ये क्या है? दिस इज राइबोसोम। राइबोसोम को आपने 8th, 9th और 10th क्लास में सुना होगा। राइबोसोम्स को हम लोग बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। तो देखो ये जो है, ये जो स्ट्रक्चर यहां पे आपको दिख रहा है, दिस इज राइबोसोम। ठीक है, एक और चीज, कंप्लीट स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या है? दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ क्यों बोल रहे हो? क्योंकि यहां पर राइबोसोम प्रेजेंट है। पर अगर आप नीचे वाले स्ट्रक्चर को देखोगे तो यहां पे ऐसे रेड डॉट्स प्रेजेंट नहीं है, मतलब राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दिस इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए एक और चीज आपको पता होना चाहिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चाहे स्मूथ हो चाहे रफ हो, इसमें तीन मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से तीन मेजर कंपोनेंट? तो देखो पहला, सबसे पहले तो आप नोटिस कर सकते हो यहां पे कुछ ट्यूब्स प्रेजेंट है, दिख रही है ट्यूब? दिख रही है ट्यूब? तो ये जो ट्यूब होती है, इस ट्यूब को हम लोग बोलते हैं सिस्टर्ने। तो ये जो ट्यूब दिख रही हैं, इन ट्यूब्स को हम लोगों ने बोल दिया क्या? सिस्टर्ने।
सिस्टर्ने। अब दो सिस्टर्नेस को कनेक्ट करने वाला बीच का जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल क्या बोलते हैं? ट्यूब्यूल। तो देखो यहां पे भी ट्यूब्यूल है, दिख रहा है बीच का स्ट्रक्चर। एक सिस्टर्ने, दो सिस्टर्ने, दोनों सिस्टर्ने को कनेक्ट करने वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज ट्यूब्यूल। तो मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, दिस पोर्शन, दिस पॉइंट, दिस इज ट्यूब्यूल। तो सिस्टर्ने हो गया, ट्यूब्यूल हो गया। अब खास चीज क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस करता है कुछ चीजों का, कुछ प्रोडक्ट्स का, और वो सारे प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग होती है इनटू सम वेसाइकल्स। तो याद रखना ये जो है ना सिस्टर्ने, इस सिस्टर्ने में से निकलते हैं छोटे छोटे वेसाइकल्स। वेसाइकल्स देख रहे हो यहां पे, ये देखो, ये रहे वेसाइकल्स, ऊपर से भी कुछ वेसाइकल निकल रहे हैं, देखिए ये रहे वेसाइकल्स। तो आपको याद रखना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलते हैं कुछ वेसाइकल्स, एंड दीज वेसाइकल्स आर कॉल्ड एज एंडोप्लाज्मिक वेसाइकल्स, या ऐसा बोल सकते हो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर वेसाइकल्स। ठीक है, तो टोटल 3 स्ट्रक्चर्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में। उन 3 स्ट्रक्चर्स में से एक स्ट्रक्चर का नाम है सिस्टर्ने, एक है ट्यूब्यूल, और लास्ट है वेसाइकल्स। तो जैसे कि आपने वेसाइकल्स देखे हैं रफ एंडोप्लाज्मिक में रेटिकुलम में, वैसे ही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी वेसाइकल्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब ये 3 स्ट्रक्चर, 1, 2 और 3, ये तीनों स्ट्रक्चर रफ में भी है, स्मूथ में भी है। अब खास चीज क्या है, आपको पता है ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहां पे आपने ये देखा राइबोसोम। आपको पता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम प्रेजेंट है, पर रीजन क्या है राइबोसोम के प्रेजेंस का? तो याद रखना, राइबोसोम्स कैरी आउट सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो हमको याद रखना है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो राइबोसोम प्रेजेंट है, इनका फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। तो जैसे ही प्रोटीन का सिंथेसिस होगा तो ये प्रोटीन एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगी इन द ल्यूमेन ऑफ दिस सिस्टर्ने। तो सिस्टर्ने जो है ना, ये बड़े बड़े से ये जो सेक लाइक स्ट्रक्चर है, सिस्टर्ने क्या है? सेक लाइक स्ट्रक्चर। ये बड़े बड़े सेक लाइक स्ट्रक्चर या फिर सिस्टर्ने जो हैं, इनके अंदर प्रोटीन का स्टोरेज हो जाता है, और जो प्रोटीन यहां पे स्टोर हुआ है ये यहां से मूव करके एंटर कर जाता है वेसाइकल्स के अंदर। किसके अंदर एंटर कर जाता है? वेसाइकल्स के अंदर। तो याद रखना है आपको, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो वेसाइकल्स होंगे इनके अंदर फिल्ड होगा प्रोटीन। ठीक है, तो याद रखना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर वेसाइकल्स कंटेन्स प्रोटीन। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आरईआर के वेसाइकल्स के पास में प्रोटीन है, एसईआर के वेसाइकल्स के पास में प्रोटीन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे राइबोसोम प्रेजेंट थे, और राइबोसोम क्या बना रहे थे? प्रोटीन। तो प्रोटीन अगर यहां पे बनेगी तो प्रोटीन यहां पे वेसाइकल्स के अंदर भी ट्रांसफर हो जाएगी, पर यहां पे प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होता है। तो फिर किस चीज का प्रोडक्शन होता है यहां पे? तो आपको याद रखना है यहां पे प्रोडक्शन होता है 3 स्ट्रक्चर्स का। तो याद रखेंगे, ये सिस्टर्ने जो है, सिस्टर्ने ऑफ SER कंटेन 3 चीजें। क्या क्या 3 चीजें? तो याद रखना है आपको, एक चीज होती है लिपिड, सेकंड इज स्टेरॉइड्स, और थर्ड इज ग्लाइकोजन। क्या याद रखेंगे? जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम्स नहीं है, एंड ड्यू टू लैक ऑफ राइबोसोम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर सकती। तो फिर अगर ये प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर सकती है तो ये किस चीज का सिंथेसिस करेगी? तो आपको याद रखना है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैरी आउट सिंथेसिस ऑफ लिपिड, स्टेरॉइड एंड प्रोटीन। याद हो जाएगा, लिपिड, स्टेरॉइड एंड प्रोटीन, ये 3 चीजों का सिंथेसिस होता है इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सिंपल सा फंडा है। अब देखो एक और चीज, अगर हम बात करें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो आपको मैंने बताया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम है। रीजन क्या है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम अटैच हो जाते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम अटैच नहीं होते हैं? कुछ रीजन तो होगा ना। तो रीजन क्या है? याद रखना, राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू RER
ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोफोरिन फर्स्ट एंड सेकंड प्रोटीन। तो भाई याद आपको क्या रखना है, एक प्रोटीन होती है विच इज कॉल्ड एज राइबोफोरिन फर्स्ट एंड राइबोफोरिन सेकंड। दीज टू प्रोटीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम्स ऑन द सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम क्यों अटैच हुए हैं, तो आंसर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोफोरिन फर्स्ट एंड राइबोफोरिन सेकंड प्रोटीन। तो ये स्पेशल प्रोटीन है जो आरईआर के पास में है। कहां से आई आरईआर के पास में, तो आरईआर के पास में ये प्रोटीन आई है फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में थी ये राइबोफोरिन प्रोटीन जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में एंटर कर गई। पर याद रखना एसईआर के पास में राइबोफोरिन प्रोटीन एब्सेंट होती है। तो मैं लिख देता हूं राइबोफोरिन इज एब्सेंट इन एसईआर। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोफोरिन प्रोटीन नहीं होती है, ये आपको याद रखना है। याद हो जाएगा, ठीक है। अब एक और चीज देखो, बिल्कुल सिंपल वे में आपने क्या देख लिया अभी तक, आपने नोटिस किया है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो भी आउटर मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट हो रही थी न्यूक्लियस के, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो भी आउटर मेम्ब्रेन से ही ओरिजिनेट हो रही है। पर ट्रुथ इज एक टाइम पे दोनों ओरिजिनेट नहीं होते हैं। फंक्शन क्या है वो देखो। सबसे पहला याद रखना है कि जो राइबोसोम्स हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में प्रेजेंट थे इनिशियली। बाद में क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो राइबोसोम्स हैं वो फॉल ऑफ हो जाते हैं। मतलब ऐसा है, पहले कौन बना, आरईआर। मैं लिख देता हूं फर्स्टली आरईआर इज फॉर्म्ड, ये पॉइंट याद रखेंगे, आरईआर इज फॉर्म्ड एंड लेटर its ribosomes gets detached and RER turns into SER। समझ रहे हैं? तो मतलब पहले क्या होगा, पहले तो RER का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बाद में क्या होगा, ये आरईआर के ऊपर जो राइबोसोम्स हैं वो फॉल ऑफ हो जाएंगे। फॉल ऑफ होके जाने कहां वाले हैं, साइटोप्लाज्म में। तो आरईआर के ऊपर जो भी राइबोसोम्स हैं वो वहां से गिर जाएंगे, वहां से डिटैच हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि वो राइबोफोरिन जो प्रोटीन है वो कम पड़ जाती है। तो आपको याद रखना है राइबोफोरिन प्रोटीन जो है ना, राइबोफोरिन प्रोटीन जब तक सफिशिएंट अमाउंट में है तब तक तो राइबोसोम आरईआर से अटैच रहेंगे। जैसे ही राइबोफोरिन का अमाउंट कम हो जाएगा, राइबोसोम्स आरईआर से डिटैच हो जाएंगे और आरईआर का सरफेस हो जाएगा स्मूथ। फिर इसी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जिस पे से राइबोसोम हट चुके हैं उसको हम बोलने लगेंगे एसईआर। समझ में आ रहा है? तो मतलब कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप यहां पे देख रहे हो, ये पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ करती थी, पर अब ये स्मूथ इसलिए हो गई है क्योंकि इस पे से राइबोसोम्स हट गए हैं। राइबोसोम क्यों हट गए हैं, क्योंकि यहां पे राइबोफोरिन प्रोटीन भी कम हो गया था। समझ में आ गया? सिंपल है। अब देखो जल्दी से, कोई पूछे किस चीज से किसका कंस्ट्रक्शन होगा, तो देखो आरईआर originates from RER originate from outer nuclear membrane। ये पॉइंट याद रखेंगे कि आरईआर का ओरिजिनेशन कहां से हुआ है, कहां से ये प्रोड्यूस होना शुरू हुए हैं। तो आंसर इज दे ओरिजिनेट फ्रॉम आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। पर अगर कोई पूछे एसईआर कहां से सिंथेसाइज हुआ है, तो आंसर इज SER originate from old RER। तो जो ओल्डर आरईआर है, जो ओल्डर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वहां से ओरिजिनेट हुआ है नया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेटर ऑन क्या होगा, बाद में जाके ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की भी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है कोई भी इंडिविजुअल है या फिर कोई भी सेल ऑर्गेनल है, हर सेल ऑर्गेनल की कोई ना कोई लाइफ होती है। जैसे कि आपको इनिशियली इस चैप्टर की शुरुआत में मैंने बताया था, आरबीसी जो होती है आरबीसी होती है रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स की लाइफ स्पेन होती है 120 डेज। मतलब एक आरबीसी 120 डेज में
खत्म हो जाती है, मतलब उसकी लाइफ स्पेन कंप्लीट हो जाती है। वैसे ही यहां पे जितने भी सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है या न्यूक्लियस प्रेजेंट है या सेल प्रेजेंट है, हर सेल की और उसके ऑर्गेनेल्स की कुछ ना कुछ लाइफ स्पेन होती है। जैसे ही उसकी लाइफ स्पेन कंप्लीट हो जाएगी तो ऑर्गेनेल की डेथ हो जाती है। तो हमें याद क्या रखना है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इसकी जैसी ही डेथ होगी तो इसकी डेथ होते ही इसका डाइजेशन हो जाता है। डाइजेशन कौन करता है? डाइजेशन करने वाले ऑर्गेनेल को हम लोग बोलते हैं लाइसोसोम। क्या बोलते हैं? लाइसोसोम। तो एक ऑर्गेनेल होता है लाइसोसोम्स। ये लाइसोसोम करते हैं डाइजेशन ऑफ वॉर्न आउट ऑर्गेनेल्स, या फिर खराब हो गए ऑर्गेनेल्स को डाइजेस्ट करते हैं लाइसोसोम्स। और जैसे ही लाइसोसोम्स इस ऑर्गेनेल का डाइजेशन कर देंगे तो ये ऑर्गेनेल क्या हो जाएगा? गायब। और फिर इस एरिया में नया कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा। कौन सी नई चीज बनेगी यहां पे? तो यहां पे बनेगी न्यू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसे एक नई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाएगी। और जब यहां पे नई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाएगी तो पुरानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो थी, पुरानी आरईआर थी, ये आरईआर अपने राइबोसोम्स को लूज करके एसईआर में कन्वर्ट हो जाएगी। और फिर क्या होगा? ये एसईआर पुरानी हो जाएगी, इसका लाइफ स्पेन कंप्लीट हो जाएगा, तो ये एसईआर की डेथ हो जाएगी, ये डिकम्पोज हो जाएगा, इसका डाइजेशन हो जाएगा। डाइजेशन करेगा कौन? लाइसोसोम्स। फिर ये स्पेस खाली हो जाने वाली है। जैसे ये स्पेस खाली होगी, यहां पे नया आरईआर बन जाएगा और ये आरईआर कन्वर्ट हो जाएगा एसईआर में। मतलब कि सबसे पहले एक एम्प्टी स्पेस में प्रोडक्शन होता है आरईआर का। आरईआर अपने राइबोसोम्स को लूज करके बन जाता है एसईआर। एसईआर पुराना हो जाता है तो उसकी डेथ हो जाएगी। डेथ होने के बाद लाइसोसोम करेंगे आरईआर एसईआर का डाइजेशन, और एसईआर डाइजेस्ट होने के बाद उस स्पेस में नया आरईआर आ जाएगा। समझ में आ गया? तो ऐसे साइकिल कंटिन्यूअसली चलती रहती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। आप कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, जैसे कि आपने सुना होगा नर्व सेल्स के बारे में सबको पता है। नर्व सेल्स लिख देता हूं। नर्व सेल्स जो होते हैं, नर्व सेल्स में आपको पता होगा ऐसे एक सेल बॉडी होती है, ऐसे एक सेल बॉडी होती है। सेल बॉडी में से एक लॉन्ग साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस निकलती है जिसको हम बोलते हैं एक्सोन, और एक फाइन साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस निकलती है जिन्हें बोलते हैं डेंड्राइट। तो जो लॉन्ग प्रोसेस है उसे बोला गया एक्सोन। तो ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज एक्सोन, और ये जो छोटे छोटे प्रोसेस हैं दीज आर कॉल्ड एज डेंड्राइट्स, है ना। तो ये लॉन्ग वाला है एक्सोन और ये शॉर्ट वाला कौन है? डेंड्राइट। अब खास चीज क्या है, आप नोटिस करोगे सेंटर में न्यूक्लियस दिखेगा, और इस एरिया को अगर आप नोटिस करो, सेल बॉडी वाला जो रीजन है, ये रीजन को बोलते हैं सेल बॉडी। इस सेल बॉडी को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहां पे कुछ ऐसे ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, ऐसे छोटे छोटे ग्रेन्यूल दिखाई देंगे, ग्रेन्यूल्स। दीज ग्रेन्यूल्स आर कॉल्ड एज निसल्स ग्रेन्यूल्स, निसल्स ग्रेन्यूल्स। और जो निसल ग्रेन्यूल होता है ये एक्चुअली में है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो क्या न्यूरॉन्स के पास में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है? तो यस, न्यूरॉन्स के पास में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, बट इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स। तो छोटे छोटे ग्रेन्यूल के फॉर्म में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होती है। किसके पास में? तो ऑब्वियसली न्यूरॉन्स के पास में। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट, निसल्स ग्रेन्यूल जो है ना, इसमें आपको राइबोसोम मिलेगा सेंटर में, ऊपर से कवरिंग मिलेगी प्रोटीन की या मेम्ब्रेन की, ठीक है। तो ऊपर है प्रोटीन और अंदर है राइबोसोम, समझ रहे हो? तो ऊपर प्रोटीन की कोटिंग होती है, अंदर होता है राइबोसोम। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं निसल्स ग्रेन्यूल। कहां पर मिलेगा? तो बोलेंगे सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स, ठीक है, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। एक और चीज, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन को प्लेस करना पड़ता है, इसलिए आरबीसी के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होती है। तो मैं लिख देता हूं आरबीसी लैक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है। एक और चीज, मसल्स की बात करें, हमारे जो मसल्स हैं इनमें भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और मसल्स के जो सेल्स हैं उनके अंदर भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, पर उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम अलग होता है। देखो मैं लिख देता हूं RER ऑफ मसल, RER ऑफ मसल या ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल is called as
सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या बोलते हैं उसको, दूसरे कलर से लिखता हूं, उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं बेटा। तो समझ में आ रहा है आपको। तो ये कुछ फैक्ट्स थे अबाउट रफ, या फिर बोलो रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन तो कम से कम आपको होनी ही चाहिए। ठीक है, क्या क्या याद रखना है जो सबसे मेन है, तो सबसे मेन चीज याद रखेंगे RER जो है ना, इट कैरी आउट प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। RER क्या बनाता है, प्रोटीन। तो लिख देता हूं RER करेगा प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, SER क्या करता है, तो SER करता है लिपिड, स्टेरॉइड एंड ग्लाइकोजन सिंथेसिस। ठीक है, लिपिड का, स्टेरॉइड का, ग्लाइकोजन का सिंथेसिस किसने किया, SER ने। प्रोटीन सिंथेसिस किसने किया, RER ने। ये हमको याद रखना है। ठीक है, एक और चीज, हमारी बॉडी में कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस अगर प्रेजेंट है, हमारी बॉडी में कोई भी टॉक्सिन प्रेजेंट है, तो उस टॉक्सिन को डिटॉक्सिफाई करना, कोई भी पॉइजन प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, कोई भी ऐसा सब्सटेंस हमारी बॉडी में प्रेजेंट है जो बॉडी को हार्म कर सकता है, ऐसे सब्सटेंस को लेस हार्मफुल बनाना किसका काम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दैट यू हैव टू रिमेंबर। तो याद रखना SER का एक फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन। तो SER क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। बॉडी में कोई भी पॉइजनस सब्सटेंस होगा, उस पॉइजनस सब्सटेंस को न्यूट्रल बनाना, न्यूट्रलाइज करना, नॉर्मल कर देना, ये फंक्शन किसका होता है, SER। तो SER करता है डिटॉक्सिफिकेशन। याद हो जाएगा। चलिए, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे किसी नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल पे। ठीक है, चलिए, बाय बाय।